हरे कृष्णा। ये हमारी रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की 10वीं क्लास है। पुरानी 9 क्लास में हमने 90 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 10वीं क्लास में 91 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो 91 प्रश्न में दिया हुआ है कि एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना है। आपको बताना है साधारण ब्याज का अनुपात कितना रहने वाला है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। अब यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब कि एक वर्ष में ब्याज मिलता है 12%। तो यहाँ पर 6 वर्ष और 12 वर्ष का अनुपात बताना है। एक वर्ष में यदि ब्याज 12% है तो 6 वर्ष में कितना आने वाला अपन निकाल सकते हैं 12% इंटू 6 वर्ष का, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि एक वर्ष में ब्याज मिलता है 12%, तो यहाँ पर 12 वर्ष में ब्याज कितना आने वाला है इंटू अपन इतना लिख सकते हैं। ये साधारण ब्याज 6 वर्षों का, ये साधारण ब्याज 12 वर्षों का। इन दोनों का अनुपात बताना, दोनों का अनुपात कितना आने वाला है। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 से 12 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 एकम 6 और ये 6 से कैंसिल होगा 2 बार। तो यहाँ पर आंसर कितना आने वाला है 1:2। मतलब कि 12% वार्षिक दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना आ गया 1:2। मतलब ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर है। 92 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे को 100 पौधों के रोपण से रोपा जाना है। पूरे मैदान को रोपने के लिए कितने पौधे की आवश्यकता होगी। आपको बताना कितने पौधे की आवश्यकता होने वाली है। अब रोपना क्या है यहाँ पर, ये एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे को रोपना, ये दिया प्रत्येक किनारे को रोपना, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये एक वर्गाकार मैदान है, अपन ये एक वर्गाकार मैदान बनाते हैं। तो इस वर्गाकार मैदान के चारों किनारों पर कितने कितने पौधे लगाए जाते हैं 100 पौधे लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कितने पौधे लगने वाले, आपको इसका उत्तर बताना कितने पौधे लगने वाले हैं। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन के लिए मैं आपको सबसे पहले एक शॉर्ट तरीके बताता हूँ। मान लिया कि यहाँ पर एक वर्गाकार मैदान है, ये वर्गाकार मैदान है। इस वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे पर अपन 5-5 वृक्ष लगा देते हैं, फिर 5-5 पौधे लगाते हैं। तो 5 पौधे किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर लगाते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। अब ये वाला जो किनारा है इस किनारे पर भी 5 वृक्ष लगने हैं। तो 5 वृक्ष में से पहला वृक्ष तो ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ये अपन ने 5 वृक्ष लगा दिए हैं। अब यहाँ पर इस तरफ भी 5 वृक्ष लगाना, 5 वृक्ष में से पहला वृक्ष ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। अब ये वाला जो किनारा है इस पर भी 5 वृक्ष लगाना है। तो पहला वृक्ष ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये वाला 5वां। अपन ने प्रत्येक किनारे पर कितने वृक्ष लगाए हैं 5-5 वृक्ष लगाए हैं। अब यहाँ पर देखिए एक किनारे पर 5 वृक्ष और कितने किनारे यहाँ पर है 4 किनारे। तो कितने वृक्ष होने चाहिए यहाँ पर 20 वृक्ष होने चाहिए, पर एक्चुअल में 20 होते नहीं हैं। अपन यहाँ पर 4 वृक्ष है ना, 4 वृक्ष यहाँ पर कम लगते हैं क्योंकि 4 कोने दिए हुए हैं। इससे आपको अपन काउंट करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर 1 वृक्ष, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। तो जितने भी वृक्षों की संख्या कितनी आई थी यहाँ पर 20। 20 में से कितना माइनस करना है यहाँ पर 4 माइनस करना है, ठीक है ना। तो जैसे ही 4 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है यहाँ पर 16 आंसर आने वाला है। यहाँ पर इसका आंसर आएगा फिर 16 आंसर आने वाला है। इसी प्रकार से प्रश्न में दिया हुआ है कि एक वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे पर कितने कितने वृक्ष लगाने हैं 100 वृक्ष लगाने हैं। मतलब इस किनारे पर भी 100 वृक्ष, इस किनारे पर भी 100 वृक्ष, इस किनारे पर भी 100 वृक्ष और इस किनारे पर भी 100 वृक्ष। तो वृक्षों की संख्या कितनी आने वाली, कुल कितने एक किनारे पर वृक्ष लगने वाले हैं 100। और कितने किनारे यहाँ पर 4 किनारे। तो 100 का 4 गुणा करने पर कितना आएगा यहाँ पर 400। और हमेशा आपको पता है कितने वृक्ष कम लगते हैं यहाँ पर 4 वृक्ष हमेशा कम लगेंगे। तो अपन इसमें से 4 माइनस करेंगे तो कितने वृक्ष आने वाले हैं यहाँ पर 396। तो इस वर्गाकार मैदान पर कुल टोटल 396 वृक्ष लगने वाले हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 93 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपये प्रति डिब्बे की दर से खरीदे, जिनमें प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिलें हैं और प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेच दी। उसका कुल विक्रय मूल्य कितना होगा। आपको विक्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य कितना होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे, कितने यहाँ पर 10 पेंसिल के डब्बे 100 रुपये प्रति डब्बे की दर से खरीदे। तो सबसे पहले अपन यहाँ से उसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि क्रय मूल्य कितना आने वाला है। क्योंकि कि यहाँ पर एक डब्बे का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। तो 10 डब्बे का क्रय मूल्य अपन निकाल सकते हैं। 10 डब्बे का क्रय मूल्य
क्रयमूल्य मतलब एक डब्बे का 100 रुपये है, 10 डब्बे का कितना आने वाला है यहाँ पर ये 1000 रुपये। 1000 रुपये 10 डब्बे का क्रयमूल्य आने वाला है। फिर आगे क्या दिया था कि जिनमें प्रत्येक डब्बे में 10 पेंसिल हैं और प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेच दी। अब प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेच दी या फिर पूरी जितने भी क्रय किया था उन सबको 12% के लाभ पर बेच दे, एक ही बात होती है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कुल कितने रुपए का अपन ने पेंसिल खरीदी थी, यहाँ पर ये 1000 रुपये की। इन सबको 12% के लाभ पर बेचेंगे तो अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर 1000 का 12% लाभ को अपन लिख सकते हैं 112/100, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 112 के यदि अपन 10 में गुणा करेंगे तो कितना आने वाला है यहाँ पर, 1120 रुपये। तो यहाँ पर अपन ने उसको कौन सा मूल्य निकाल लिया है, विक्रय मूल्य। उसने कितने रुपए में पेंसिल को बेचा है, 1120 रुपये। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर है। 94 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 है तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन 7/5, दूसरा ऑप्शन 15/12, तीसरा ऑप्शन 35/12 और चौथा ऑप्शन है 12/5। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर से 4/5 है। सबसे पहले अपन यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस समकोण त्रिभुज में कॉस की वैल्यू लिखते हैं अपन, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर ये आधार बटे में कण, ये कॉस का मान होता है। तो यहाँ पर देखिए आधार कितना दिया हुआ है 4, ये अपन लिख सकते हैं 4, बटे में कण कितना दिया है 5, ये अपन ने 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये कण वाली भुजा 5 है, आधार वाली भुजा 4 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इस लंब वाली भुजा का मान निकाल सकते हैं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे तो इस लंब वाली भुजा का मान आने वाला है 3 आने वाला है। पाइथागोरस प्रमेय से अपन इसका 3 मान निकाल सकते हैं। अब आपको आंसर निकालना है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेक थीटा प्लस क्या लिखना है यहाँ पर, ये कोसेक थीटा। इसका मान निकालना है, इसका मान कितना आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा का अपन किस तरीके से पढ़ते हैं। यदि फार्मूले याद नहीं रहते तो आपको एक ट्रिक याद करना है। यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, लाल बटे में कक्का, ये अपन लाल बटे में कक्का इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कण, कॉस का मान होता है आधार बटे कण, टेन का मान होता है लंब बटे में आधार, कोसेक का मान होता है कण बटे में लंब, सेक का मान होता है कण बटे में आधार और कॉट का मान होता है यहाँ पर आधार बटे में लंब होता है। तो आपको सेक का मान निकालना, सेक का फार्मूला क्या रहेगा यहाँ पर, कण बटे में आधार, मतलब कण कितना है यहाँ पर, ये 5 है, आधार कितना है 4 है। तो यहाँ पर याद लिख सकते हैं कण बटे में आधार प्लस कोसेक, कोसेक का मान क्या रहने वाला है यहाँ पर, कण बटे में लंब, ये अपन इनका मान लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कण का मान कितना है 5, ये अपन ने 5 लिखा हुआ है, बटे में आधार का मान कितना है यहाँ पर, ये 4, ये अपन ने 4 लिखा हुआ है, प्लस फिर कण का मान कितना है यहाँ पर, ये 5, ये अपन ने 5 लिखा हुआ है, बटे में लंब का मान कितना है यहाँ पर 3, ये अपन ने 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में इसको अपन एलसीएम लेके हल कर सकते हैं, फिर क्रॉस में इंटू भी कर सकते हैं। यहाँ पर 3 का 5 में गुणा करने पर कितना आएगा 15, फिर 4 का 5 में गुणा करने पर कितना आएगा 20, 20 में प्लस का साइन है, मतलब कि 15 और 20 दोनों को जोड़ना है। 15 और 20 दोनों को जोड़ने पर कितना आने वाला है यहाँ पर, ये 35, बटे में 4 और 3 का गुणा करने पर कितना आएगा 4 3 12। तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पर 35 बटे में 12, 35 बटे 12 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 35 बटे 12। 95 क्वेश्चन क्या दिया है, कार बी कार ए से दुगनी गति से दौड़ रही है। यदि कार ए एक सही 1/2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी की गति कितनी है, कार बी की गति बताना कितनी आने वाली, ठीक है ना। अब इसको सबसे पहले अपन यहाँ पर लिखते हैं कार ए और कार बी। कार बी कार ए से दुगनी गति से दौड़ रहा है, गति अपन यहाँ पर लिखते हैं, गति किस तरीके से लिख सकते हैं कि कार बी कार ए से दुगनी गति से दौड़ रही है, मतलब कार बी की जो गति रहने वाली है कार ए की गति से कितनी रहने वाली है, दुगनी। तो ये अपन ने दुगनी लिख दिया। दुगनी मतलब यहाँ पर ए का अनुपात यदि 1 है तो बी का अनुपात कितना आएगा 2, ये अपन ने गति मतलब होता क्या है चाल। अब यहाँ पर आगे क्या दिया है, यदि कार ए एक सही 1/2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी की गति बताना, कार बी की गति कितनी आने वाली है। सबसे पहले कार ए की अपन गति निकाल सकते हैं, गति मतलब चाल, और चाल का फार्मूला क्या होता है
दूरी बटे समय, ये होता है चाल का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो कार ए है, कार एक दूरी तय करती, कितनी दूरी तय करती है 90 किलोमीटर, ये अपने 90 किलोमीटर की दूरी लिखे हुए, ठीक है ना। बटे में समय, कितना समय ले रही, एक से ही 1/2 घंटे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 घंटे, ये मैंने 3/2 घंटे लिखा हुआ है। इसको कैलकुलेट करूंगा तो 3 से 90 को कैंसिल करूंगा, 30 बार कैंसिल होगा, फिर 30 का 2 में गुणा करने पर कितना आ गया यहाँ पर, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपन ने किसकी चाल निकाली, यहाँ पर कार ए की चाल निकाली, ठीक है ना। अब यहाँ पर कार ए की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और कार ए की गति का अनुपात कितना है 1, तो अपन क्या लिख सकते हैं 1 के बराबर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको कार बी की गति निकालना है, तो कार बी की गति का अनुपात 2 है, तो हम क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 के बराबर से कितना होने वाला है, 60 का 2 में गुणा करने पर कितना आएगा यहाँ पर 120, तो कार बी की गति कितनी आएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आने वाली कार बी की गति। 96 क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई याद करना है, उसके विकर्ण की लंबाई कितनी आने वाली है। यहाँ पर देखिए एक आयत है, तो सबसे पहले मैं एक आयत का डायग्राम बना लेता हूँ। ये मैंने डायग्राम बना लिया है एक आयत का, ठीक है ना। अब क्या दिया है, इस आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 168 लिख सकता हूँ, बराबर से प्रश्न में फिर क्या दिया है तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर, पर लंबाई का मान अभी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के फार्मूले से अपन लंबाई निकाल सकते हैं कि लंबाई कितनी आने वाली है। यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई जगह मैं कितना लिख सकता हूँ 7 लिख सकता हूँ। अब 7 से अपन 168 को कैंसिल करने वाले हैं, तो यहाँ पर 7 दूनी 14, शेष कितना बचने वाला है 2, फिर 7 से 28 कैंसिल होगा, 7 चौके 28, तो लंबाई कितने आने वाली है 24 सेंटीमीटर। ये अपन ने लंबाई निकाल ली, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर लंबाई निकाल ली। अब आपको क्या निकालना था, उसके विकर्ण की लंबाई याद करना था, विकर्ण की लंबाई कितनी आएगी, विकर्ण मतलब कि ये दोनों शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है विकर्ण। अब यहाँ पर देखिए आयत में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये आधार वाली भुजा, ये लंब वाली भुजा, तो ये हो जाएगी कर्ण वाली भुजा, ये कर्ण वाली भुजा होने वाली, और इसी का मान आपको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग आपको निकालना है, यहाँ पर कर्ण का वर्ग अपन ने लिखा हुआ है, लंब का मान कितना है यहाँ पर 7, मैं डायरेक्ट 7 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पर 49, प्लस आधार, आधार का मान कितना है 24, 24 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पर 576 आने वाला है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ मैंने कर्ण का वर्ग, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 6 15 के 5, शेष बचेगा 1, 7 4 11 और 1 12 के 2, शेष बचने वाला है 1, 5 और 1 6, 625। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ कर्ण का वर्ग बराबर 625 को मैं लिख सकता हूँ 25 का वर्ग, ये वर्ग से वर्ग हो जाएगा कैंसिल, तो कर्ण का मान कितना आने वाला है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। तो ये आपको आंसर निकाला था कर्ण का मान, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, डी, डी इसका करेक्ट आंसर है। 97 क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी कुल कितनी है, कुल 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करने वाली है। दूरी तय करने वाली मतलब दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर से हम लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, ये होता है दूरी का फार्मूला। अब आपको दूरी याद करना है, स्पीड, स्पीड कितनी दी है ट्रेन की यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यह अपना लिखा हुआ 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इनटू समय, समय कितना दिया हुआ 15 सेकंड, तो ये अपना लिखा हुआ है 15 सेकंड का समय लिखा हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ मीटर में, तो आपको आंसर मीटर में निकालना है। मीटर में निकालने के लिए मीटर का संबंध होता है सेकंड के साथ, तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा का आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं 72 इंटू 5/18, ये आने वाला है मीटर पर सेकंड, इनटू टाइम कितना यहाँ पर है 15 सेकंड, ये मैंने 15 सेकंड लिखा हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर इस सेकंड से सेकंड की इकाई हो जाती है कैंसिल, से इकाई बचती है मीटर वाली। 18 से 72 को कैंसिल करेंगे तो 18 चौके 72, फिर 4 पंजे 20 और 20 का 15 में यदि अपन गुणा करेंगे कितना आने वाला है यहाँ पर ये 300 मीटर। तो वो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन के द्वारा तय की दूरी कितनी आने वाली है यहाँ पर 300 मीटर की दूरी तय करेगी, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। 98 क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन दिया हुआ है
यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसका क्षेत्रफल बताना। सिंपल क्वेश्चन है। इसको देखिए, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। समबाहु त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसको बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी, यहाँ पर 4 यूनिट, ये अपन लिखा हुआ है 4 यूनिट, 4 यूनिट ये भी, 4 यूनिट ये भी और 4 यूनिट ये भी। आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, करनी 3/4 इंटू ए, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भुजा का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं करनी 3/4 इंटू 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना आने वाला है, 16 आने वाला है। फिर 4 से 16 को कैंसिल करेंगे तो 4 बार कैंसिल होगा। 4 का करनी तीनों गुणा करने पर कितना आएगा, यहाँ पर 4 करनी 3 यूनिट। तो यहाँ पर देखिए उसका क्षेत्रफल क्या आने वाला है, 4 करनी 3 वर्ग यूनिट, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 99 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की विपरीत दिशा में उस आदमी की गति कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए, एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा मतलब क्या होता है, अनुप्रवाह होता है। ये अपन लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर अनुप्रवाह। अनुप्रवाह मतलब कि जिस दिशा में नाव चल रही है उसी दिशा में नदी भी बह रही है, ठीक है ना। अनुप्रवाह का फार्मूला क्या होता है, अनुप्रवाह का फार्मूला होता है नाव की चाल प्लस अपन लिख सकते हैं धारा की चाल, ये होता है अनुप्रवाह का फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए, धारा की दिशा मतलब अनुप्रवाह में किस चाल से चल रही है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा गति से। तो अनुप्रवाह अपन ने लिखा हुआ है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर से नाव की चाल 3 ही, तो अपन यहाँ पर लिखते हैं नाव की चाल, ये अपन नाव की चाल लिखे हुए हैं, प्लस यहाँ पर देखिए धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब धारा की गति दी हुई है। तो धारा की चाल अपन कितनी लिख सकते हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं। इस 4 को बराबर के इस तरफ लाएंगे और 21 में से माइनस करेंगे, तो 21 में से 4 को माइनस करने पर कितना बचेगा, यहाँ पर ये 17। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, नाव की चाल कितनी आने वाली है, यहाँ पर 17 किलोमीटर प्रति घंटा ये नाव की चाल आने वाली है। पर आपसे पूछा क्या था कि धारा के विपरीत दिशा में उस आदमी की या फिर उस नाव की चाल कितनी है। धारा की विपरीत दिशा मतलब किस प्रवाह की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये ऊर्ध्व प्रवाह की बात कर रहे हैं। ऊर्ध्व प्रवाह को बोला जाता है धारा की विपरीत दिशा। ऊर्ध्व प्रवाह का फार्मूला क्या होता है, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, ये होता है ऊर्ध्व प्रवाह का फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब नाव की चाल अपन ने कितनी निकाल ली, यहाँ पर 17। ये नाव की चाल शांत जल में नाव की चाल है ना, तो यहाँ पर अपन कितना लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं, माइनस धारा की चाल कितनी यहाँ पर है, 4, ये अपन ने 4 लिखा हुआ है। तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे, 17 में से 4 को माइनस करने पर कितना बचेगा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल रहने वाली है, ऊर्ध्व प्रवाह की चाल, मतलब धारा के विपरीत दिशा में उस आदमी की चाल कितनी आएगी, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा इसका आने वाला है, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम रहने वाला है, ये आपको पहचानना, ठीक है ना। अवरोही क्रम मतलब होता है क्या, घटता हुआ क्रम। तो देखिए, इसको हल करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, यहाँ पर चारों भिन्न अपन लिख लेते। चारों भिन्न में क्या क्या दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है और 1/2 दिया हुआ है। आपको अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम निकालना है। घटता हुआ क्रम मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। देखिए, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जब भी अंश हर से बड़ा होता है, यहाँ पर देखिए चारों भिन्न में अंश का मान हर से बड़ा है, यहाँ पर 2 बड़ा है, सॉरी अंश का मान जो है हर से छोटा रहना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए चारों भिन्न में अंश का मान हर से कैसा रहेगा, छोटा है। 2 छोटा है यहाँ पर 3 से, 3 छोटा है 4 से, 4 छोटा है 5 से, और यहाँ पर 1 छोटा है 2 से। तो इस कंडीशन में हमेशा क्या करना है, देखिए यदि अंश का मान हर से छोटा रहता है तो आपको इन दोनों का अंतर निकालना है। सबसे पहले ऊपर 2 लिखा है, ये अपन ने 2 लिख दिया, और बटे में अपन क्या लिखेंगे, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 1, ये अपन ने 1 लिखा हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ऊपर कितना लिखा हुआ, 3, ये अपन ने 3 लिख दिया, बटे में इन दोनों का अंतर कितना है, 1, ये अपन ने 1 लिख दिया है।
अब यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है 4 बटे में इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 1 ही अपन ने 1 लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर 1 लिखा हुआ, बटे में इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 1 ही अपन ने 1 लिख दिया। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में जब अंश का मान हर से छोटा होता हो तो अपन इस कंडीशन को अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बटे में 1 और बटे में 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो यहाँ पर अपन देखें कि जो अंक सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ा, और जो अंश सबसे छोटा है वो अंक आपका सबसे छोटा रहने वाला है, ठीक है ना, वो भिन्न आपका सबसे छोटा रहेगा। तो यहाँ पर अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले आपको सबसे बड़ा वाला मान निकालना है। सबसे बड़ा वाला अंक कौन सा है, 4, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा आएगा, 4/5, ये अपने लिखा हुआ 4/5 लिखा हुआ है। फिर इससे छोटा अंक कौन सा है, 3, तो इससे छोटा भिन्न कौन सा आएगा, 3/4, ये अपने लिखा हुआ 3/4 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इससे छोटा अंक कौन सा, 3 से छोटा 2 मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, 2/3, ये मैंने 2/3 लिखा हुआ है। और 2 से छोटा कौन सा यहाँ पर, ये 1, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1/2, ये अपन 1/2 लिखा हुआ है। ये किस ऑप्शन में रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, 4/5, 3/4, 2/3 और